ये कहानी है सुहानी की, जिसने हमेशा माना था कि भूत प्रेत, आत्माएं और बुरी शक्तियां केवल परिकथाओं का हिस्सा है। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले शोरगुल से दूर अपने दादाजी का पुश्तैनी फ्लैट मिलने के बाद सुहानी ने सोचा था कि उसे शहर की भागदौड़ से एक शांतिपूर्ण मुक्ति मिल गई है। पुणे के बाहरी इलाके में स्थित शांत कुटीर नाम का वह फ्लैट अपने नाम से बिल्कुल विपरीत था। उसकी दीवारों में एक अजीब गूंगी चुप्पी समाई हुई थी, जो किसी भी बाहरी आवाज को निगल लेती थी। जैसे ही सुहानी ने पहली बार भीतर कदम रखा, हवा में मौजूद नमी और सीलन की बास ने उसका स्वागत किया, जो दशकों के सन्नाटे की गवाही दे रही थी। फ्लैट लगभग खाली था, सिवाय एक बंद लकड़ी की संदूकची के जो लिविंग रूम के कोने में धूल फाक रही थी। सुहानी ने उसे खोलकर झांका। संदूकची के अंदर रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक चीज थी। उसने कंपकपाते हाथों से कपड़ा हटाया। भीतर एक गुड़िया थी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। ये एक विक्टोरियन शैली की गुड़िया थी, जिसकी चमकदार चीनी मिट्टी की त्वचा पर हल्की सी पीलापन था, जैसे कोई पुराना दाग। उसके बाल तांबे के रंग के थे, जो अजीब तरह से सघन और उलझे हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा भयानक थी, वो थी उसकी आंखें। गुड़िया की आंखें गहरी, चमकीली काली कांच की थी। वे इतनी सजीव थी कि लग रहा था जैसे वे सुहानी को नहीं, बल्कि उसके अंदर की चीज को देख रही हैं। कोई ऐसा रहस्य जो खुद सुहानी भी नहीं जानती थी। आंखों में कोई चमक, कोई दया नहीं थी। केवल एक गहरी, शांत शून्यता थी, जो किसी शिकारी की आंख की तरह स्थिर थी। गुड़िया के होंठ एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य मुस्कान में मुड़े हुए थे, जो किसी बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि किसी पुरानी, गहरी कुटिलता का आभास कराती थी। सुहानी को एक पल के लिए लगा कि उसके दादाजी ने ये चीज यहां क्यों छोड़ी होगी। ये खूबसूरत थी, हाँ, लेकिन इसके साथ एक गहरा, असहज करने वाला एहसास जुड़ा था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक पुरानी एंटीक पीस है। उसने गुड़िया को संदूकची से निकालकर पुराने लकड़ी के मेज पर रख दिया, ताकि उस पर ताजा रोशनी पड़ सके। लेकिन जैसे ही गुड़िया मेज पर स्थिर हुई, सुहानी को महसूस हुआ कि कमरे की अजीब चुप्पी और गहरी हो गई है, मानो गुड़िया ने उस सन्नाटे को चूस लिया हो। अगले कुछ दिन सुहानी ने साफ सफाई और सामान व्यवस्थित करने में बिताए। हर बार जब वो लिविंग रूम में आती, तो गुड़िया, जिसे उसने अनमने ढंग से मीरा नाम दिया था, हमेशा मेज पर बैठी मिलती। मीरा, काली कांच की आंखें, हमेशा उसी जगह पर टिकी रहती थी जहां से सुहानी ने उसे रखा था। लेकिन तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। सुहानी किचन में थी। उसने दरवाजे से गुजरते हुए मीरा को देखा। उसकी निगाह सीधे सुहानी पर टिकी थी। जब वो वापस आई, तो उसने देखा कि मीरा का सिर थोड़ा सा दाईं ओर झुका हुआ था। ये क्या? सुहानी ने बुदबुदाया। उसने कुछ देर पहले ही खिड़कियां बंद की थी। उसने गुड़िया को उठाया, उसके सिर को सीधा किया और उसे वापस मेज पर रख दिया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि शायद साफ सफाई करते समय उसने गलती से उसे छू दिया होगा। उस रात सुहानी को पहली बार नींद नहीं आई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, लेकिन अंदर केवल दिल की धड़कन और सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। आंखें खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने दीवार पर जल रहे नाइट लैंप की हल्की रोशनी में देखा। सामने रखी मेज खाली थी। सुहानी धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गई। उसका माथा पसीने से भीग गया था। यह मुमकिन नहीं है, उसने खुद से कहा। मैंने उसे लिविंग रूम में रखा था। वो उठी, उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। फर्श ठंडा था और हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट किसी भयानक संगीत की तरह लग रही थी। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, फ्लैशलाइट की किरण कोने कोने में घूमी। उसने गुड़िया को मेज के पास नहीं देखा। वो तेजी से पीछे मुड़ी और तब उसने देखा सोफे के कोने में
जहां कुछ मिनट पहले कोई नहीं था, मीरा बैठी थी। उसकी काली आंखें सीधे फ्लैशलाइट के फोकस में थी और वे अब भी सुहानी की ओर झुकी हुई थी। गुड़िया का सिर अब भी थोड़ा सा दाईं ओर झुका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उसने दोपहर में देखा था। सुहानी ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उसने सांस रोक ली और लगभग भागते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अगले दिन सुबह की धूप ने रात के आतंक को धो दिया था। सुहानी खुद पर हंसी। ये सब थकान और अकेलेपन का नतीजा होगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो उस गुड़िया को कहीं बंद करके रख देगी। वो लिविंग रूम में गई। मीरा अब सोफे पर नहीं थी, वो फिर से मेज पर थी, लेकिन इस बार वह बैठी हुई नहीं थी। वो मेज के किनारे पर खड़ी थी, जैसे वो अभी अभी मेज पर चढ़ी हो। उसके छोटे छोटे कपड़े धूल से गंदे थे, जो रात की यात्रा की कहानी कह रहे थे। सुहानी का दिल डूब गया। ये उसकी कल्पना नहीं थी। किसी ने गुड़िया को छुआ है या गुड़िया खुद चली है। डर अब उसके मन में घर करने लगा था। उसने अपनी एक पुरानी दोस्त नीता को फोन किया, जिसने हमेशा रहस्यमय कहानियों में रुचि ली थी। अरे सुहानी, कैसी हो? नीता ने उत्साह से पूछा। सुहानी ने धीमी आवाज में सब कुछ बताया। संदूकची, गुड़िया, सिर का झुकना और रात में उसका सोफे पर पहुंचना। नीता थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, सुहानी, ये कोई मजाक नहीं है। ये गुड़िया शायद पोसेस। इसे तुरंत नष्ट कर दो या किसी को दिखाओ जो इन चीजों को जानता हो। नष्ट? मैं इसे जला नहीं सकती, मैं डर रही हूं, सुहानी ने कहा। तब तक इसे किसी ताले में बंद रखो, जहां इसकी आंखें तुम्हें या किसी को भी न देख सके। सलाह को मानते हुए सुहानी ने मीरा को उठाया। उसका स्पर्श ठंडा और अप्रिय था, जैसे उसने किसी जीवित चीज को नहीं बल्कि ठंडी लाश को छुआ हो। उसने गुड़िया को एक पुराने काले बैग में डाला और जिप बंद कर दी। फिर उसने बैग को अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उसने ताले की जांच की, पूरी तरह से सुरक्षित। उसे लगा कि उसका डर कुछ हद तक शांत हो गया है। उसने राहत की सांस ली और काम करने के लिए अपने कंप्यूटर पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद सुहानी ने एक अजीब आवाज सुनी। ये एक हल्की, घुटी हुई खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसके मुंह पर हाथ रखा गया हो। आवाज अलमारी की ओर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे अलमारी की तरफ देखा। ताला वही था, लेकिन ताले के पास अलमारी के लकड़ी के दरवाजे पर जिप वाला काला बैग फंसा हुआ था और उस बैग के अंदर से सुहानी ने महसूस किया कि काली आंखें उसे सीधे देख रही हैं। बैग की जिप थोड़ी सी खुली हुई थी और उस छोटी सी दरार में से एक पतला सफेद धागा बाहर निकला हुआ था, जैसे गुड़िया का हाथ बैग को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी, उस फंसी हुई जिप के पास लकड़ी के दरवाजे पर ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से लकड़ी को खुरचा हो। सुहानी चीख उठी। सुहानी अब आतंकित थी। ये केवल एक गुड़िया नहीं थी, ये एक बंदी आत्मा थी। उसने तय किया कि वो उस फ्लैट को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे गुड़िया के इतिहास को जानना था। उसने अपने दादाजी के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। अंत में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने लगभग पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। 1965। आज मुझे पता चला कि ये गुड़िया मीरा कहां से आई थी। मेरी मां, सुहानी की परदादी, ने इसे एक टूटे हुए घर के मलबे से उठाया था, जहां एक छोटी बच्ची मीरा खेलते समय आग में जल गई थी। लोग कहते हैं कि वह बच्ची अपनी गुड़िया से कभी अलग नहीं होती थी। मेरी मां ने इसे सौभाग्य मानकर घर में रख लिया। 1972। अजीब घटनाएं हो रही हैं। घर में चीजें गायब हो जाती हैं। रात में बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं।
कल मैंने देखा कि गुड़िया के होंठ पर खून का एक धब्बा था, जबकि घर में कोई घायल नहीं हुआ था। मैंने इसे घर के पिछले कमरे में बंद कर दिया है। इसे देखना भी मुझे खौफ से भर देता है। इसकी आंखें वो हमेशा देखती रहती हैं। 1980 मैंने इसे संदूकची में बंद कर दिया है। कल रात मैंने एक सपना देखा। मीरा की आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे खेलना है। उसने कहा कि जब तक कोई नया दोस्त नहीं मिलता वो किसी को भी शांति से नहीं रहने देगी। मुझे इस फ्लैट को छोड़ना होगा, लेकिन मैं इस शापित चीज को नष्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। डर है कि अगर मैंने इसे जलाया तो इसका क्रोध, मैं इस फ्लैट को ताला लगाकर जा रहा हूं। काश कोई इसे कभी न खोले। सुहानी के हाथ से डायरी छूट गई। ये गुड़िया केवल पोसेस नहीं थी, ये एक ईर्ष्यालु, क्रोधित बच्चे की आत्मा थी जिसे अपना नया दोस्त चाहिए था। शायद सुहानी। उस शाम सूरज डूबने के साथ ही आतंक शुरू हो गया। इस बार मीरा अलमारी में बंद नहीं थी, वह सुहानी के बेडरूम के बिस्तर पर बैठी थी। सुहानी ने डर के मारे पीछे हटते हुए देखा कि गुड़िया का सिर इस बार सीधे सामने था और उसके कांच की काली आंखों से अब पानी बह रहा था। या शायद वो आंसू थे। वे गंदे पानी के पतले धारों की तरह उसके चीनी मिट्टी के गालों पर बह रहे थे। तभी कमरे के कोने से एक मधुर, डरावनी आवाज आई। ये किसी टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स की धुन थी, एक बहुत पुरानी, धीमी और उदास धुन। आओ खेले। आवाज मीरा की नहीं थी, लेकिन वह कमरे के हर कोने से आ रही थी। सुहानी ने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक छोटा सा गुलाब का फूल रखा था। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो गुलाब तेजी से सिकुड़ गया और उसकी जगह पर एक छोटी सी नुकीली सुई दिखाई दी। तुम मेरी दोस्त बनोगी, आवाज ने कहा, अब पहले से ज्यादा करीब। सुहानी को एहसास हुआ कि वह गुड़िया उससे खेल नहीं रही है, वो उसे फंसा रही है। उसका डर अब क्रोध में बदल गया। उसने गुड़िया की तरफ देखा। सुहानी ने अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी और पर निर्भर न रहने का फैसला किया। उसने रात के अंधेरे में अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा हवन कुंड तैयार किया। उसे याद आया कि दादाजी ने लिखा था, इसे जलाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो वापस बेडरूम में आई। मीरा अब भी बिस्तर पर थी, लेकिन उसने एक बदलाव देखा। गुड़िया के कपड़े, जो पुराने और गंदे थे, अब एकदम नए और साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया खुद को सुंदर बना रही हो। सुहानी ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे एक तेज ठंडी लहर महसूस हुई। उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, तुम मुझे नहीं ले जा सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गुड़िया का शरीर अप्रत्याशित रूप से भारी हो गया और उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। सुहानी उसे घसीटते हुए पीछे के आंगन तक ले आई। उसने हवन कुंड में लकड़ियां रखी और उन्हें जलाना शुरू किया। जैसे ही पहली लपट उठी, फ्लैट की सभी खिड़कियां एक साथ चर की आवाज के साथ खुल गई। कमरे के अंदर हवा का एक बवंडर उठा, जिससे धूल और सूखे पत्ते तेजी से घूमने लगे। सुहानी ने जैसे ही गुड़िया को कुंड में रखने की कोशिश की, गुड़िया उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। और तब पहली बार मीरा ने अपने शरीर को हिलाया। वो धीरे धीरे रेंगना शुरू हुई। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर जमीन पर घिसटने लगे। वह एक घायल बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी गति में एक भयानक, अमानवीय शक्ति थी। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए आवाज निकाली, जो अब स्पष्ट हो गई थी, तुम मेरा खेल खराब नहीं कर सकती, मेरी दोस्त। सुहानी ने तेजी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे गुड़िया की ओर फेंका। जैसे ही आग की लपटें गुड़िया के कपड़ों को छूती, एक भयानक चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। ये किसी बच्ची की नहीं, बल्कि किसी पुरानी, क्रोधित आत्मा की चीख थी। गुड़िया के चीनी मिट्टी के चेहरे पर दरारें
और गहरी हो गई। उसकी काली आंखें लाल हो गई, जैसे कांच के पीछे खून उबल रहा हो। आत्मा अपनी पूरी शक्ति से वार करने लगी। फ्लैट की छत से पत्थर गिरने लगे और एक तेज गंध हवा में फैल गई, जले हुए बालों और मांस की गंध। सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाई, तुम्हारे खेलने का समय खत्म हो गया, जाओ यहां से। वह पूरी शक्ति लगाकर गुड़िया को आग में धकेलने में सफल रही। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से आग की लपटों में समाई, एक जोरदार धमाका हुआ। गुड़िया की काली आंखें पिघल गई और पूरे कमरे में एक भयंकर रोशनी फैली, जिसके बाद एकदम से शांति छा गई। सुबह जब सुहानी ने अपनी आंखें खोली तो आंगन में केवल राख का एक ढेर था। फ्लैट शांत था, लेकिन इस बार यह वह भयावह सन्नाटा नहीं था, यह सुकून भरा सन्नाटा था। सुहानी ने अगले ही दिन वह फ्लैट बेच दिया। वो मुंबई वापस आ गई, लेकिन वह कभी भी उस घटना को नहीं भूली। एक महीने बाद जब वह अपना पुराना सामान देख रही थी तो उसे अपने दादाजी द्वारा भेजी गई एक पुरानी फोटो मिली। ये फोटो शांत कुटीर की थी। तस्वीर में सुहानी के दादाजी ने मुस्कान के साथ अपने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और ठीक उनके पीछे लिविंग रूम की मेज पर वो काली आंखों वाली गुड़िया बैठी थी। लेकिन इस बार गुड़िया का सिर दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर झुका हुआ था और उसकी एक आंख से एक छोटी गहरी कांच की बूंद नीचे गिर रही थी। सुहानी ने कांपते हाथों से फोटो को उल्टा किया। पीछे पेंसिल से लिखा था, वो हमेशा एक नया दोस्त ढूंढ लेती है। और तभी सुहानी को महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ ठंडा और गोल है। उसने हाथ डाला और पाया वो काली पिघली हुई कांच की आंख। वो किसी तरह उसके साथ मुंबई आ गई थी।